हाय, मैं नितिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल नितिन सर क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज जो चर्चा का विषय है वो 5 अगस्त 2020 के द हिंदू के कंप्लीट एनालिसिस का है। और आज जो विषय मैंने आपके लिए चुना है वो सबसे पहला तो ट्रंप के द्वारा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा जो केंद्रीय सरकार के जो भी विभाग हों या एजेंसी हो या कोई मंत्रालय हो, वो क्या करेगा कि जो विदेशी H1B वीज़ा के माध्यम से जॉब लेते हैं उन जॉब को तत्काल होल्ड पर करने की बात कही गई है और इसके ऊपर पुनर्विचार करने की बात कही गई है, ऐसा आदेश दिया गया है। अब देखिए कि इसी से रिलेटेड पहला एडिटोरियल है द हिंदू का। उसके बाद दूसरे एडिटोरियल की यदि बात की जाए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर 3 लैंग्वेज की जो पॉलिसी रखी गई है और जिस ढंग से तमिलनाडु सरकार इसका विरोध कर रही है उस पर ये दूसरा एडिटोरियल है। और इसके बाद चीन ने ये कहा है कि भारत जो है वो साधारण रिश्ते को पॉलिटिक्सलाइज ना करे, यानी कि उसका राजनीतिकरण ना करे। और लास्ट में आज श्रीलंका में होने वाले चुनाव के बारे में चर्चा है और महिंदा राजपक्षे या गोटाबाया राजपक्षे जो कि राष्ट्रपति हैं, उनके भाई, बड़े भाई महिंदा राजपक्षे कहीं न कहीं वो पार्लियामेंट्री चुनाव में जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे ताकि जो प्राइम मिनिस्टर जो अभी वो केयर टेकर हैं वो बना रहे, उनके पास वो पद बना रहे। तो चलिए बारी बारी से चर्चा करते हैं। आज का पहला जो विषय है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा फेडरल जॉब के बारे में है और H1B वीज़ा के ऊपर रोक लगाने की बात कही गई है। देखिए कि ट्रंप प्रशासन ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया और उसमें ये कहा गया कि जितनी भी फेडरल एजेंसी है, यानी कि केंद्र सरकार से संबंधित जितनी भी एजेंसियां हैं, वो किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट या सब कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अनुबंध या उप अनुबंध किसी भी फॉरेन वर्कर्स को यानी विदेशी कामगारों को न दे। खास करके बात इसमें किसकी की जा रही है? H1B वीज़ा की जा रही है। और जून 23 की बात है इसी साल, उन्होंने H1B वीज़ा के ऊपर क्या कर दिया था, एक तरह की सस्पेंशन लगा दी थी इस साल के अंत तक, यानी कि एंड ऑफ 2020 तक। अब तत्कालिक कारण जो रहा है इसका वो देखिए कि एक टेनेसी वैली अथॉरिटी है, उसने ये अनाउंस किया कि उसका जो 20% तकनीकी से संबंधित जो जॉब है वो जॉब किसको दिया जाएगा? विदेशी कंपनियों को दिया जाएगा और विदेशी दूसरे देशों को दिया जाएगा। अब देखिए कि इसके कारण से क्या हुआ कि TBA के अंदर, टेनेसी वैली अथॉरिटी के अंदर, ये देखिए कि 200 जो जॉब हैं स्किल्ड अमेरिकन टेक्निकल वर्कर्स के, वो उनके हाथ से जा रहे थे और तत्काल ये होता और ये किसको चला जाता? फॉरेन वर्कर्स को चला जाता जो कि तत्काल वहाँ पर हैं नाउ। अब देखिए कि इसमें भारत ने विरोध किया है और जैसा कि आपको पता होगा कि नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नेस्कॉम की यदि बात की जाए तो उन्होंने इस बात का एक तरीके से विरोध किया और कहा है कि जिस ढंग से और जिस आधार पे ये निर्णय लिया गया है वो क्या करता है, मिस परसेप्शन, मतलब जो एक तरीके का जो नज़रिया है वो गलत है ट्रंप प्रशासन का और उनके पास जो सूचनाएं जो हैं वो सही नहीं है। अब देखिए कि नेस्कॉम का जहां तक सवाल है तो भारत की जितनी जो सूचना और प्रौद्योगिकी से संबंधित इंडस्ट्री है, उद्योग है या IT इनेबल सर्विस इंडस्ट्री जो है उसको रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए कि अब इसके कारण से ये कहा गया जा रहा है कि नेस्कॉम ने ये कहा है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट यानी कि STEM की यदि बात की जाए तो USA में वो शॉर्ट टर्म वीज़ा पे होते हैं या नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पे होते हैं या H1B वीज़ा पे होते हैं जो कि स्किल्ड वर्कर के लिए। और L1 वीज़ा की यदि बात की जाए तो ये टेम्परेरी होता है, 3 महीने से लेके 5 साल तक के लिए होता है। तो ये सारे जो वर्कर्स हैं, स्किल्ड वर्कर्स जो हैं, वो कहीं ना कहीं जो डिमांड है, वहाँ की जो ज़रूरत है, उस डिमांड को पूरा करने में हेल्प करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं। अब देखो, मेजर टू हिट रिकवरी। अब कोविड-19 के कारण से अमेरिका की जो स्थिति है वो आपको पता ही है, तो उसके बाद ये अब पुनः पटरी पे आने की अवस्था में है अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है।
तो कहीं ना कहीं उसको इससे क्या पहुंचेगा, चोट पहुंचेगा। यूएस मस्ट एबल टू असेस टैलेंट क्रिटिकल टू द रिकवरी फेज ऑफ द पोस्ट कोविड-19 लॉकडाउन। तो यूनाइटेड स्टेट का जहाँ तक सवाल है कि वो ज़रूर से ऐसे टैलेंट का हंट करे जो कि कोविड-19 के बाद उसको रिकवर करने में क्या करे, हेल्प करे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यदि देखा जाए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर द कंप्यूटर ऑक्यूपेशन वो क्या है, खास करके H1B वीज़ा की यदि बात की जाए तो वो देखिए कितनी है। अब देखिए ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था जनवरी में 3.1% था, जो कि घट के कितना हो गया, मई के अंदर 2.5% हो गया है, और ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट दूसरे यदि क्षेत्र में देखें तो ये बढ़ गया है। पहले कितना था, 4.1% था, अब ये बढ़ के 13.5% तक हो गया है। और 30 दिन का समय क्या हो रहा है कि मई 13 को खत्म हुआ है, उसके बाद इसमें आप देखिए कि करीब 6,25,000 जो है अब एक्टिव जॉब वैकेंसी है। मतलब वहाँ के जो फेडरल गवर्नमेंट की बात की जाए, उसकी एजेंसी की बात की जाए, तो उनके वेबसाइट पे जितने जॉब दिख रहे हैं वो कितना है, 6,25,000 एक्टिव जॉब है। जिसमें कि सबसे कॉमन क्या है, उनके लिए है जो कि H1B वीज़ा को होल्ड करते हैं। किसको होल्ड करते हैं, H1B वीज़ा को होल्ड करते हैं। अब देखिए पहले एडिटोरियल में क्या कहा गया, ये तो एक तरीके की वस्तु स्थिति न्यूज़ थी। अब देखिए एडिटोरियल में क्या कहा जा रहा है और इसको समझते हैं बिल्कुल स्थिर से। डोनाल्ड ट्रंप अगेन रिस्टोरिंग टू द हेटफुल ट्रॉप्स ए सिग्निफिकेंट रिकरेंट थीम। अब देखो डोनाल्ड ट्रंप का जहाँ तक सवाल है, ऐसा है कि वो बार बार मतलब घृणापूर्ण जो चीज़ें कर सकते हैं वही किए जा रहे हैं, लगातार किए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो कुशल कारीगर है या कर्मचारी हैं उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। और जो अभी जो लेटेस्ट जो उन्होंने शगुफा छोड़ा है एक तरीके से, तो वो देखिए क्या है, पोटेंशियली प्रिवेंट सच वर्कर्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग एनी फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेफिनेटली। मतलब इसमें संभावना ये है कि जो भी बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो अब जो केंद्र सरकार का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उनको नहीं मिल पाएगा, वो भी अनिश्चित काल के लिए। और ख़ास करके H1B वीज़ा वाले जो लोग हैं, अब H1B वीज़ा के कैटेगरी में देखिए कि जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इंडियन नेशनल्स जो हैं इसमें 60-70% है इस कैटेगरी में। मतलब H1B वीज़ा का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको मिल रहा है, तो इंडिया की तरफ से गए IT प्रोफेशनल्स को मिल रहा है, सूचना और प्रौद्योगिकी से संबंधित जो प्रोफेशनल हैं उनको मिल रहा है। सो इसके कारण से क्या होगा कि इसका दूरगामी परिणाम हो सकता है कि किसके ऊपर, सूचना प्रौद्योगिकी IT इंडस्ट्री के ऊपर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर। और इसका कहीं न कहीं एक तरीके से रिपल्स देखा गया। रिपल्स कहने का ये मतलब है कि जो कंपन महसूस की गई है इस चीज़ को भारत में भी। अब देखिए देखिए और किस चीज़ में, हमारे जो आर्थिक द्विपक्षीय संबंध हैं भारत और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, उसके ऊपर इसका फ़र्क पड़ा है। और देखिए इसके कारण से क्या होगा, कॉरपोरेट इंडस्ट्री की यदि बात की जाए इंडिया की, ठीक है, वो क्या कर रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में और वहाँ की अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं निवेश कर रहा है और वहाँ पर जॉब भी क्रिएट कर रहा है। लेकिन कॉरपोरेट इंडिया है, उसके लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो ट्रंप प्रशासन है वो इमिग्रेशन पॉलिसी को, प्रावधान की जो उनकी नीति है उसको धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, काफ़ी कठोर करते जा रहे हैं। और अप्रैल 2020 को अनाउंस किया गया कि जो ग्रीन कार्ड, इस ग्रीन कार्ड के कारण से क्या होता था कि जो H1B वीज़ा वाले थे बाद में
4 साल के बाद उनको क्या मिल जाता था, वहाँ की नागरिकता मिल जाती थी। उस ग्रीन कार्ड को क्या कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, यानी कि कोई भी कानूनी रूप से वहाँ का निवासी नहीं हो सकता है तत्काल। तो अप्रैल 2020 के अनाउंसमेंट के बाद यही अवस्था है। अब जून 2020 में इमिग्रेशन के ऊपर उन्होंने काफ़ी कठोर कार्रवाई की और ये ऑर्डर किया कि जितने भी वीज़ा हैं वो अलग अलग कैटेगरी के जितने भी वीज़ा हैं उसको क्या कर दिया जाए, उसके प्रोसेसिंग को रोक दिया जाए। और ख़ास करके जो कॉरपोरेट सेक्टर में और वो उसमें भी खास करके आईटी सेक्टर में जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उसके लिए। अब देखें लेटेस्ट ऑर्डर में क्या किया गया, जो सबसे ताज़ा तरीन जो आदेश दिया गया उसमें ये कहा गया है कि अवॉइड द लैंग्वेज ऑफ आउटराइट बैन। अब इसमें सीधे तौर से बैन करने की बात नहीं की है, लेकिन ये कहा गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या करें, रिव्यू करें, और जो कर्मचारियों को आप हायर करते हो ना फेडरल एजेंसीज को ये कहा गया है कि भाई आप उसको रिव्यू कर लीजिए, पुराने भी कॉन्ट्रैक्ट को और नए जो आप कॉन्ट्रैक्ट देने जा रहे हैं उसको भी। अब जो इसमें क्या है कि विदेशों से आने वाले जो अस्थायी कामगार हैं वो हैं, और यूनाइटेड स्टेट के गवर्नमेंट ने से जो संबंधित कोई सेवाएं हैं उसमें, और चाहे वो उस देश के हों या विदेश के हों, ठीक है, उन सबों को रोका जा रहा है। सो वेट ऑफ परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन हाई। अब इनके ऊपर है क्या, जब 2016 में ये राष्ट्रपति चुन के आए तो वहाँ से उन्होंने ये कहा था कि जो अमेरिका फर्स्ट और अमेरिकन इंटरेस्ट को पहले ध्यान रखा जाएगा, तो और साथ में अर्थव्यवस्था को बेहतर किया जाएगा और अमेरिकन लोगों को जॉब भी मिलेगी। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षाएं हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है इनके ऊपर इस कारण से। और कोविड-19 जब हुआ उससे पहले जो वहाँ की अर्थव्यवस्था थी यूएसए की, वो ठीक चल रही थी, मतलब स्वस्थ अवस्था में कहा जा सकता है। अब देखिए, अब ये कोविड-19 के कारण से एकदम से बिल्कुल से ये क्या हो गई है, रुक गई है, और 18 मिलियन लोग क्या हैं यहाँ पर जॉबलेस हो गए। अब जहाँ तक यूएस गवर्नमेंट का रिस्पांस है पेंडेमिक के लिए, तो वो देखिए काफ़ी ल्यूक वार्म सा रहा, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें एग्रेशन नहीं दिखलाया गया कि लोगों को सहायता पहुंचाई जाए, और जिस ढंग से इसको हैंडल किया गया उसको अनाड़ी कहा जा सकता है, और इट वाज ए रॉन्ग हेडेड, मतलब गलत दिशा में था। अब इनको करना क्या चाहिए था कि पॉजिटिवली यूज़ करना चाहिए था किसको, यूनाइटेड स्टेट के पास क्या है कि बहुत अच्छे सोर्सेज हैं लोगों के, अलग अलग देशों से आए हुए, अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग हैं और कामगार के रूप में वहाँ काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से यदि चीज़ों को पुनर्बहाल किया जाएगा तो उसमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इसको पॉजिटिवली यूज़ करने के बजाय इसको एज ए इलेक्शन प्लान, यानी कि चुनाव का एक कहीं ना कहीं जीतने के लिए रणनीति के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, और हाई हैंडेडनेस दिखाया जा रहा है, यानी कि बड़ी कठोरता से इस स्थिति को निपटा जा रहा है। अब देखिए कि ही retreated deeper into the hateful morass of the hateful troops about the immigrants stealing job। अब देखिए वो धीरे धीरे उस दलदल में फंसते जा रहे हैं जिसमें कि वो ये कह रहे हैं कि देखिए कि जो विदेशी लोग हैं वो हमारा क्या कर रहे हैं, जॉब छीन रहे हैं, और इसीलिए मैं अमेरिकन का क्या करूँगा, एक तरीके से रक्षा करूँगा इस मामले में। अब देखिए ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जो ब्लू कॉलर जॉब है, यानी कि जो मैनुअल वर्क करने वाले जो लोग हैं, और ख़ास करके मध्य अमेरिका के अंदर, वो इस चीज़ से क्या होंगे, काफ़ी प्रभावित होंगे। वो इस चीज़ से क्या होंगे, काफ़ी प्रभावित होंगे। लेकिन जो अब इनको ये सोचने की ज़रूरत है कि अमेरिका के समाज को जो ये हानि पहुंचा रहा है ना, वो थोड़ा सा रिकवर कर पाना थोड़ा मुश्किल काम होगा। और देखिए कि अमेरिका की राजनीति में यदि बात की जाए तो हमेशा से ध्रुवीकरण चलती रही है।
राजनीतिक रूप से ध्रुवीकरण चलती रही है। ये एक ऐसा नहीं कि कोई नया सा फेनोमेना है, ये हमेशा से ही चलता रहा है। लेकिन ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा बदतर पिछले 4 साल में हो गई है। 2016 से जब ये क्या बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, और 2020 तक इनका जो है मतलब चुनाव होगा 3 नवंबर को, लेकिन वो अगले साल इनके जनवरी में इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो एक चीज़ समझिए, पिछले 4 साल में अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने चीज़ों को और बदतर कर दिया है। जो ध्रुवीकरण की राजनीति पहले चल रही थी अमेरिका के अंदर, उसको और बदतर किया है। अब देखिए, यूनाइटेड स्टेट के लेबर डिपार्टमेंट के मुताबिक जो 65,000 जो है 65,000 क्या है नए वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव्ड किए जाते हैं प्रति वर्ष, क्लियर। और जिसमें से 1800 से 2000 तक क्या होता है, यानी कि करीब 3% H1B वीज़ा होता है। करीब 3% क्या होता है, H1B वीज़ा होता है। अब देखिए, नेक्स्ट, अब इंडियन वर्कर्स पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा समझिए कि जो इंडियन जो कंपनी थी उसको पहले फेडरल एजेंसी की कॉन्ट्रैक्ट मिल जाया करती थी, स्टेट के द्वारा यानी सरकार के द्वारा चलाए गए बैंक से भी उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता था, क्लियर। और कॉन्ट्रैक्ट किसका, सप्लाई करने का भी और मेंटेन करने का भी। किस चीज़ को, डेटाबेस को सप्लाई करने का और मेंटेन करने का काम मिल जाया करता था। अब देखिए कि इसमें मुख्यतया भारत की जो 3 कंपनियां हैं वो शामिल हैं, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और विप्रो। अब देखिए कि हद बात ये है, इसमें आपको समझने की ज़रूरत है कि 2019 में इन्फोसिस ने क्या किया, यहाँ पर एक यूएस के अंदर अपनी सब्सिडरी लगाई, एक इकाई लगाई, और ये इसलिए लगाया गया कि वो यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका का जो हेल्थ केयर से संबंधित जो काम काज है उसको क्या मिल सके, अनुबंध मिल सके या कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। अब देखिए, यूएस ऑर्डर सेड रिव्यू ऑल द फेडरल कॉन्ट्रैक्ट। अब यूनाइटेड स्टेट ने के जो राष्ट्रपति हैं ट्रम्प, उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ये कहा गया जितने भी फेडरल कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप रिव्यू कीजिए, और ख़ास करके 2 पिछले जो फाइनेंशियल ईयर के हैं। अब जब से 2016 में यूनाइटेड स्टेट का जो गवर्नमेंट है में ट्रम्प साहब आए हैं, तो उसके साथ ही क्या है कि वहाँ पर बड़ी जो संरक्षणवाद की नीति चल रही है, और कहीं न कहीं घरेलू जॉब को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। और इंडियन और चाइनीज़ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंपनी हैं हैड बीन सेंडिंग वेरी लो कॉस्ट वर्कर विच हर्ट्स द प्रोस्पेक्ट ऑफ द स्किल्ड वर्कर। तो भारत और चीन के जो कंपनियां वहाँ कार्यरत है, तो वो क्या करती है, भारत और चीन से लो कॉस्ट वर्कर्स को हायर करती है, और जो इसी लेवल पे जो स्किल्ड वर्कर हैं वो ज़्यादा महंगे मिलते हैं यूएसए में। तो इसके कारण से ऐसा हो रहा है कि यूएसए के अंदर जो जॉब किसको मिलना चाहिए, अमेरिकन्स को मिल, वो कहीं ना कहीं भारतीय या चीन के लोगों को चला जा रहा है। अब देखिए, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सेड द आउटसोर्सिंग ऑफ द जॉब शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। और ये कहा कि ये जो जॉब आउटसोर्स हो रहा है, क्लियर, बहुत बार तो काम को ही बाहर भेज दिया जाता है, कभी क्या होता है कि काम को वहीं रखा जाता है, लेकिन काम करने वाले या तो इंडियन होते हैं या चाइनीज़ होते हैं। तो ट्रम्प प्रशासन ने ये कहा है कि आउटसोर्सिंग जहाँ तक हो सके उसको क्या किया जाए, बंद किया जाए। अब देखिए, इस चर्चा के बाद अब देखते हैं कि दूसरा एडिटोरियल किसके बारे में है, तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में है। और तमिलनाडु ने इसका अच्छा खासा विरोध किया है, अब जो लाया गया है कैबिनेट के अप्रूवल के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो कहा जा रहा है इसमें कि स्टेट को ज़रूर से ये अनुमति मिलनी चाहिए कि वो इस लैंग्वेज को वो चूज़ कर सके। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर पनीर सेल्वम, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो 3 लैंग्वेज की जो पॉलिसी है उसको क्या कर दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया गया है। और ये कहा कि
ये काफ़ी इमोटिव इशू है हमारे लिए, क्या है, इमोटिव इशू है, और साथ में राजनीतिक इशू भी है। और जो दो लैंग्वेज की पॉलिसी चल रही थी, जिसमें कि एक इंग्लिश और दूसरा तमिल जो था, ठीक है, वो दशकों से चल रहा है, और इसी को हम क्या करेंगे, लागू रखेंगे, ये भाई हमें अनुमति दी जाए। अब देखिए कि पिछले साल भी क्या हुआ था, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इस बार लाई गई है कैबिनेट के अप्रूवल के बाद, उसका एक मसौदा तैयार किया गया था, और उस मसौदे में क्या था, प्रपोजल था कि जो हिंदी पढ़ाया जाएगा नॉन हिंदी स्टेट में, जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं उसमें हिंदी को पढ़ाया जाएगा। अब देखिए, दो लैंग्वेज की पॉलिसी में क्या है कि विड्रॉन येट एनईपी अप्रूव नहीं। अब पिछले साल जब काफ़ी राजनीतिक हंगामा हुआ तो ये पॉलिसी को वापस ले लिया गया, लेकिन फिर से इस बार जो ड्राफ्ट है उस ड्राफ्ट के अंदर थ्री लैंग्वेज का फॉर्मूला रख दिया गया, यानी कि तो एक तो मतलब हिंदी रखने की बात की जा रही है, और एक रीजनल लैंग्वेज, एक इंग्लिश, ठीक है। तो ये थोड़ा सा विरोध का विषय रहा है, एज मीन्स टू प्रमोट द मल्टी लैंग्वेजेस और नेशनल यूनिटी। अब केंद्र सरकार क्या कह रही है कि लोग जो हैं बहुभाषीय हों, लोग क्या हों, बहुभाषीय हों, और साथ में ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करेगा, और इसीलिए 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला अपनाया जाए। और देखिए, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि ये सामुदायिक पूरे मतलब एक सामूहिक रूप से लोगों की सेंटिमेंट है, और उसमें जो कहा कि ये जो प्रपोजल है काफ़ी मतलब ना सिर्फ उदास करने वाला है, बल्कि हमारे लिए परेशान करने वाला भी है, उदास करने वाला और परेशान करने वाला है। तो राज्य को ये अनुमति मिलनी चाहिए कि वो क्या करे, अपना लैंग्वेज चुन सके। क्लियर। तमिलनाडु की यदि बात की जाए तो 1937 से ही उस राज्य में हिंदी थोपे जाने के ऊपर, जैसा कि तमिलनाडु कहती रही है, 1937 से ही इसका क्या कर रही है, विरोध करती रही है। अब देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वेरी ऑफ एनी मैंडेट टू द इम्पार्ट एडिशनल लैंग्वेज इन द स्कूल, यानी कि विद्यालय में कोई अतिरिक्त जो भाषा पढ़ाई जाए इसके बारे में काफ़ी सतर्क से हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए कि पेव द वे फॉर हिंदी टू इंटर द स्टेट थ्रू द बैक डोर। अब इनका ये कहना है कि भारत सरकार जो चीज़ को सीधे तौर से नहीं ला पा रही है उसको इनडायरेक्टली ला रही है, और इसी कारण से, और ख़ास करके हिंदी थोपे जाने के ऊपर विरोध रहा है तमिलनाडु का। और तमिलनाडु 1985 से ही, गौर करना, ये रिफ्यूज़ करती रही है कि हिंदी ना पढ़ाया जाए, और इसी कारण से जो जवाहर नवोदय विद्यालय को तमिलनाडु में स्थापित नहीं होने दे रही है। और 2 लैंग्वेज की पॉलिसी में एक तमिल और एक इंग्लिश, और इसकी जो शुरुआत है वो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई के द्वारा 1968 में की गई थी, और अब तक ये सही काम कर रहा है। क्लियर। और इंग्लिश क्या है, एक ग्लोबल लिंक लैंग्वेज है, और ये क्या करता है कि भाई जो लोग प्रोफिशेंट हैं इंग्लिश में जो बड़े कुशल हैं, तो उनके लिए बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि मौके या अवसर जो देता है, पैदा करता है। अब देखिए कि IT डिपेंड्स मोर ऑन इंग्लिश। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यदि बात की जाए तो ज़्यादा किस पर निर्भर करता है, तो इंग्लिश पे, और जो रिक्रूटमेंट है या टेक्निकल नॉलेज है, क्लियर, वो बिना इंग्लिश का इस क्षेत्र में थोड़ा सा मुश्किल काम है। और दूसरे भी क्षेत्र में यदि इंग्लिश आपकी बेहतर है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लिंक लैंग्वेज है, एक फ़ायदा, एक एडेड एडवांटेज तो ज़रूर देता है। अब देखिए कि काउंटर आर्गूमेंट इसमें ये रखा जा रहा है। अब इसके विपक्ष में भी सुनिए कि यदि स्टूडेंट को हिंदी ना पढ़ने दिया जाए, क्लियर, हिंदी ना पढ़ने दिया जाए, तो हिंदी कम से कम एक नेशनल लिंक लैंग्वेज है,
तो अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज से तो आप जुड़ पाएंगे लिंक लैंग्वेज से इंग्लिश के कारण, लेकिन यदि हिंदी को नहीं पढ़ने दिया जाए तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पे लिंक लैंग्वेज का काम कौन कर रही है, तो हिंदी कर रही है। तो ये अब सभी चीज़ के किसी भी फैसले के अपने प्रोस एंड कॉन्स से ये बताया जा रहा है। लेकिन अब तमिलनाडु में विरोध तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है जिस हद तक प्रोजेक्ट किया जा रहा है। क्लियर। अब देखिए, हाउएवर वॉलेंट्री लर्निंग नेवर रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन यदि कोई तमिलनाडु में हिंदी सीखना चाहता हो तो उसको मना नहीं किया गया। CBSE की जो स्कूल है उसकी यदि बात की जाए, पिछले कुछ दशकों में ये बढ़ती जा रही है और जहाँ पर ये लैंग्वेज पढ़ाए भी जा रहे हैं। अब देखिए इसके पीछे कारण क्या है ये समझिए। देखिए, और एक एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का अभी कुछ दिन पहले 102 वर्ष पूरा हुआ चेन्नई में, और जो सेंटनरी ईयर हुआ था, ठीक है, तो तमिलनाडु में, तो वहाँ पर जो चर्चा हुई उससे बात ये निकल के आई कि 73% जो प्रचारक हैं, ठीक है, साउथ इंडिया में हिंदी के, वो कहाँ से हैं, तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु फॉर्मल एजुकेशन में तो विरोध कर रही है, लेकिन इनफॉर्मली ऐसा नहीं कि हिंदी को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। अब आप समझिए पूरे साउथ इंडिया में जितने भी जगह हिंदी पढ़ाई जाती है, तो हिंदी पढ़ाने वाले 73% जो हैं वो तमिलनाडु से। अब ये बड़े अच्छे से आंकड़े हैं जो कि आप एग्जामिनेशन के अंदर यूज़ कर सकते हो कि अब देखिए, अब इस सरकार की और वहाँ के राज्य की यदि बात की जाए तो ज़रूरत भी है कि हिंदी सीखा जाए, क्योंकि जो माइग्रेंट पॉपुलेशन जो जाते हैं वो यूपी से हों, बिहार से हों, राजस्थान से हों, मध्य प्रदेश से हों, छत्तीसगढ़ से हों, दिल्ली से हों, ये काफ़ी क्या है कि हिंदी भाषी लोग हैं, और उनके साथ यदि उनको इंटरेक्ट करना है वहाँ के राज्य के लोगों को या ऑफिशियल्स को, और माइग्रेंट लेबरर्स की ज़रूरत है, क्योंकि इंडस्ट्री चलाना है आपको, यदि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो लेबरर्स हैं जो कि फैक्ट्री से लेके सैलून तक में काम करते हैं, वो लेबर फोर्स जो चाहिए वो यहीं से मिलता है, और उनके साथ संवाद यदि करना हो, बातचीत करना हो, इंटरेक्ट करना हो, तो ज़रूरत इनकी पड़ेगी। अब देखिए कि ओनली कंपल्सन इज मेट विथ रेसिस्टेंस। अब बात यह है कि यदि आप उनको मजबूर करोगे तो वो इसका विरोध करते हैं, जो तमिलनाडु के लोग हैं, किसका, हिंदी का। अन्यथा इनफॉर्मल वे में यदि आप उसको शामिल करना चाह रहे हैं तो वो खुद ही ऐसा चाह रहे हैं, और ऐसा एग्जाम्पल से अभी आपने देखा होगा। क्लियर। अब एक बात जो समझने लायक है, जो फेडरल नेचर एंड डाइवर्सिटी है, यानी कि जो संघवाद की बात है, जिसमें कि राज्य को अपने क्षेत्र में उसका जो विषय है उस क्षेत्र में कम से कम फैसला लेने की आज़ादी हो। अब ये अलग मुद्दा है कि एजुकेशन क्या है, कंकरेंट पॉलिसी है जिसपे कि दोनों ही कानून बना सकती है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार को इस ढंग का कानून या पॉलिसी नहीं लाना चाहिए जो कि लगे कि वो थोपा जा रहा है किसी राज्य के ऊपर, ठीक है। और डिमांड नो रीजनल लैंग्वेज इज गिवन सुप्रीमेसी ओवर द अदर। और ये जो फेडरल नेचर है, संघवाद है, और जो विविधता है हमारे देश में, ये मांग करता है कि भाई कहीं से भी क्या नहीं होनी चाहिए, कोई सुप्रीमेसी किसी भी लैंग्वेज को नहीं दी जानी चाहिए। अब देखिए जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो चाइना ने कहा है भारत को कि भाई छोटी छोटी चीज़ों को आप पॉलिटिक्सलाइज ना कीजिए, मतलब राजनीतिकरण ना करें, उसको पॉलिटिकाइज ना करें। अब देखिए चाइना सेड अवॉइड पॉलिटिसाइजिंग नॉर्मल कोऑपरेशन, यानी कि जो साधारण जो हमारे सहयोग हैं उसको उसका राजनीतिकरण ना करें। और ये तब कहा गया कि जब एक कदम ये उठाया जा रहा है कि भारत और चीन के बीच में जो कोऑपरेशन है, खास करके भारतीय विश्वविद्यालय और चीन के सरकार के द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम्स के बारे में, उसको रिव्यू किया जा रहा है। और जैसे ही रिव्यू किया जा रहा है तो ये कहा गया कि भाई आप इन चीज़ों को पॉलिटिकलाइज ना करें। अब देखिए मैंडेरियन जो वहाँ की सबसे भाषा है, जो सबसे ज़्यादा बोली भी जाती है, और उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के जो विदेशी भाषाओं की सूची से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के
के द्वारा दूसरी बात ये की गई है कि पुट अंडर स्कैनर, मतलब एक तरीके से नज़र रखना शुरू कर दिया है। बहुत सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जो कि चीन की भाषा यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह देती है, उसके ऊपर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक तरीके से रिव्यू चल रही है। अब देखिए कि इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू रिव्यू कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट एंड कॉन्फ्यूशियस क्लासरूम एट द 7 इंस्टीट्यूट, और 7 ऐसे संस्थाओं जहाँ पर कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है और कॉन्फ्यूशियस क्लासरूम है उसकी भी रिव्यू की जा रही है। और 54 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो चाइनीज़ इंस्टीट्यूशन और इंडियन इंस्टीट्यूशन के बीच में है, इसके भी ऊपर क्या है, चर्चा है। अब देखिए अब चीन का ये कहना है कि देखिए ये सारा का सारा जो कोऑपरेटिव एग्रीमेंट है वो लीगली बाइंडिंग है। क्या है, लीगली बाइंडिंग है, एग्रीमेंट है, और ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर निर्भर करता है और हमें एक दूसरे को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए इस मामले में। अब देखिए कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट के अलावा फ्रेंडली कंसल्टेशन, हम मित्रवत एक दूसरे से बातचीत करें, बराबरी की बात करें और दोनों का फ़ायदा हो ऐसा देखें। और एक सिद्धांत जो कि चीन के द्वारा कहा जा रहा है, द इंडियन साइड अप्लाइड वॉलेंटरली एंड मेट द कंडीशन फॉर रनिंग द इंस्टीट्यूशन, और भारत के सरकार ने खुद ब खुद ये समझौता किया था, ठीक है, और उसमें ये व्यवस्था थी कि भाई इन संस्थाओं को चलाई जाए, ऐसा स्पोक्स पर्सन ने कहा है चीन के। अब देखिए कि चाइनीज़ साइड मैनेजिंग अब देखो ये जो संस्थाएं हैं जो भारत में चलाई जा रही है और चीन का मैंडेरियन या कन्फ्यूशियस इन चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें जो मैनेजमेंट है वो चीन का काम है, और जहाँ तक फंड का सवाल है और जो पैसे वगैरह चाहिए, संसाधन चाहिए, वित्तीय संसाधन, वो भारत और चीन दोनों मिलके पूरा करेगी। अब देखिए कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता रहा है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है। क्लियर, भारत में क्या करता है कि भाषा की शिक्षा देता है, और इसके कारण से क्या होता है, मतलब चीन के लोग हैं और भारत के लोगों के बीच में कांटेक्ट बढ़ी है, और फिर सांस्कृतिक आदान प्रदान भी इसके कारण से हो रहा है। तो ये एक चर्चा का विषय था। अब देखिए कि आज जो चुनाव हुई है, ठीक है, उसमें महिंदा राजपक्षे क्या चाहेंगे कि जीत हासिल हो। अब श्रीलंका के अंदर ये पूरी की पूरी चर्चा है। देखते हैं कि श्रीलंका के पार्लियामेंट में 225 कुल संख्या है और 196 सदस्यों का चुनाव होना है, और 25 जो है वो नेशनल लिस्ट से नॉमिनेट होते हैं, मतलब 196 जो है चुने जाते हैं और 29 क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। अब गोटाबाया राजपक्षे जो कि आपको पता है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, और वो छोटे भाई हैं और महिंदा राजपक्षे बड़े भाई हैं। क्लियर। अब महिंदा राजपक्षे की पॉपुलैरिटी थोड़ी सी कम हुई थी, तो उन्होंने गोटाबाया राजपक्षे को आगे बढ़ा दिया, बावजूद इसके कि उनके ऊपर ये भी बात थी, आरोप था कि आप जो वाइट वैन मूवमेंट जो थी श्रीलंका के अंदर, और जब जो लिट्टे से जो श्रीलंकन सेना क्या कर रही थी, रूबरू हो रही थी और जो दो हाथ या उसके ऊपर कार्रवाई कर रही थी, तो उसी समय एक ऐसा मूवमेंट्स जैसा था कि तमिलियन जो इलाके हैं, खास करके जो नॉर्थ का इलाका है श्रीलंका का, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका ये तमिल बहुल है, तो वहाँ पर वाइट वैन आती थी और वो एकाएक लोग गायब हो जाते, तो मतलब एक तरीके की एक मास किलिंग की जाती थी। उसके आरोप भी थे गोटाबाया राजपक्षे के ऊपर। गोटाबाया राजपक्षे के ऊपर ये भी आरोप लगा कि उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ली है, लेकिन अमेरिका की नागरिकता को छोड़ने की बात उन्होंने इलेक्शन से पहले बनाए, और वो फिर जीते भी। गोटाबाया राजपक्षे को आगे बढ़ाया गया किसके द्वारा, महिंदा राजपक्षे के द्वारा, जो कि खुद बड़े भाई हैं। अब गोटाबाया राजपक्षे महिंदा राजपक्षे के राष्ट्रपति के शासनकाल में वहाँ के क्या होते थे, गृह मंत्री होते थे, और वो अपने हाई हैंडेडनेस के लिए जाने जाते थे, और सिंगलीज जो कि वहाँ के मेजॉरिटी हैं उसको वो रिप्रेजेंट करते थे। क्लियर। और इन पे ये भी आरोप लगता रहा कि तमिलियन जो माइनॉरिटी हैं या बुद्धिस्ट जो हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से अत्याचार करते हैं। अब इस पृष्ठभूमि में इस पूरे इलेक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए है क्या
कि गोटाबाया राजपक्षे रेज टू पावर लास्ट ईयर ऑन ए ह्यूज मैंडेट, काफ़ी भारी बहुमत से जीते थे और श्रीलंका के राष्ट्रपति बने। और उनके पार्टी का नाम क्या है? श्रीलंका पोदुजना पार्टी, यानी कि SLPP या पीपल्स पार्टी के रूप में भी ये जाना जाता है। अब SLPP जो है इस बार कोशिश कर रही है कि वो क्या करें, संविधान में बदलाव करे, और ख़ास करके जो संविधान संशोधन की जो बात की जा रही है, वो 19वें संविधान संशोधन की बात की जा रही है, उसमें क्या किया जाए, बदलाव किया जाए। अब देखिए कि जो कि पिछली सरकार के द्वारा पारित किया गया था, और इस 19वें संविधान संशोधन के तहत जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं उनके कार्यपालिक शक्तियों को बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया था, तो उसी में बदलाव करना चाह रही है। और इसको बदलाव करने के लिए एक मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पर? पार्लियामेंट में, श्रीलंकन पार्लियामेंट में। तो इस कारण से ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, अब देखिए मिस्टर गोटाबाया जो हैं वो राष्ट्रपति हैं, और उनके जो बड़े भाई महिंदा राजपक्षे वो प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर के रूप में हैं, ठीक है। और वो चाह रहे हैं कि केयर टेकर जब वो जीत जाएं अच्छे बहुमत से, तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं, मतलब रियल प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम करें। और SLPP का जो अलायंस था इससे पहले, ठीक है, अलायंस एक्सपेक्टेड टू डू वेल ड्यू टू, ठीक है। अब देखिए कि इनका जो अलायंस पहले भी था और इस बार भी देखिए तो आशा किया जा रहा है कि ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगी। चुनावी प्रदर्शन की बात की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर जो कोविड-19 का सिचुएशन है, वहाँ की सरकार ने काफ़ी अच्छे ढंग से उसको मैनेज किया। अब देखिए कि इस छोटे ही देश में लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ 293 केस हैं, और अभी तक सिर्फ 11 लोगों की मृत्यु हुई है, और ये इस ट्यूसडे का डेटा है, मैं बता दूं आपको। अब इसके अलावा इनके जीतने के चांसेस क्यों हैं? एक तरफ तो इन्होंने कोविड-19 के सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया है, दूसरी तरफ आप देखिए जो अपोजिशन है, विपक्ष है, वो क्या है, उसमें काफ़ी टूट फूट है। अब इसको अभी समझते हैं कि क्या राजनीति है वहाँ की। अब वहाँ की जो दो मुख्य जो राजनीतिक पार्टी है, एक श्रीलंकन फ्रीडम पार्टी है और एक यूनाइटेड नेशनल पार्टी है। अब ये दोनों ही हैं जो बिल्कुल अपने निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं, बहुत ही निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं, जितना निचला स्तर अभी तक इन दोनों पार्टियों ने नहीं देखा था। अब जहां तक SLPP का सवाल है, ठीक है, उसमें इस SLFP के अधिकतर लोग आ गए हैं, और तब आ गए वो सारे लोग जब 2016 में, ठीक है, वो लेजिस्लेचर में अपने आप को मजबूत करना चाह रही थी। क्लियर? मतलब SLPP के अंदर SLFP के ज़्यादातर MP आ चुके हैं, और इसी कारण से और ज़्यादा मजबूत अवस्था में है। और अपोजिशन जो है वो काफ़ी क्या है, कमज़ोर है। अब कमज़ोर क्यों है? क्योंकि SLFP की यदि बात की जाए तो वो जो फॉर्मर जो प्रेसिडेंट मैत्रीपाला सिरिसेना, ठीक है, उन्होंने SLFP जो कि लीड किया जा रहा था किसके द्वारा, मैत्रीपाला सिरिसेना, वो SLPP के साथ उन्होंने एक तरीके का गठजोड़ कर लिया है। और यूनाइटेड नेशनलिस्ट पार्टी की यदि बात न की जाए तो इसमें काफ़ी मतलब स्प्लिट हुई है, मतलब दो गिटों में ये क्या हो चुका है, बट चुका है। अब देखिए तो यूएनपी को जो लीड कर रहे थे वो कौन है, साजिद प्रेमदासा। क्लियर? और अधिकतर जो यूएनपी के MP हैं, ठीक है, इनके साथ क्या हो गए, अलग हो गए। और अलग होने के बाद वो अपने ही पार्टी के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रमसिंघे, उनके अगेंस्ट में खड़े हैं। क्लियर? और क्या कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए कि आगे क्या है, किसी भी पार्टी के लिए या किसी भी अलायंस के लिए 2/3 बहुमत जीतना कहाँ पर, पार्लियामेंट के अंदर, बहुत ही मुश्किल काम है इस मेजॉरिटी को जीतना। क्लियर? और ख़ास करके अनुपातिक पद्धति से जो चुनाव होते हैं उसमें, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से। अब देखिए कि लेकिन एक बात जो बड़ी मज़ेदार है यहाँ पर, भारत जैसा कोई एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल विरोधी कानून नहीं है। तो मतलब एक MP जो कि अपोजिशन का है, कल हो सकता है कि सत्ता पक्ष में चला जाए और उसकी जो सदस्यता है
उसकी मेंबरशिप जो है वो बनी रहेगी, फिर भी बनी रहेगी। तो allows newly elected MP from opposition parties to cross over to the government। नेक्स्ट देखें कि प्रोस्पेक्ट ऑफ 2/3 मेजॉरिटी टू द राजपक्सा एडमिनिस्ट्रेशन, और राजपक्सा का के जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 2/3 बहुमत पाने के जो चांसेस हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कि वो मिल जाएगा। और ये कहीं ना कहीं जो अधिकारों के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ता हैं उनको क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। क्यों परेशान कर रहा है? क्योंकि उनका ये मानना है कि इसके साथ ही क्या होगा, जो लोकतांत्रिक उनको जो अधिकार मिले हुए हैं, स्वतंत्रता मिली हुई है, वो कहीं ना कहीं उस पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। वो डर है इनका। अब देखिए, अब डर भी ऐसा नहीं है कि फालतू का है, उसके पीछे भी कारण है। इससे पहले जब महिंदा राजपक्षे राष्ट्रपति थे और गोटाबाया राजपक्षे वहाँ के जो मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, तो उस समय क्या किया गया था, CID के द्वारा और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के द्वारा, NGO के द्वारा कोई भी मीटिंग तक बुलाई जाती थी, उसमें नज़र रखी जाती थी। तो ये डर अभी भी जो राइट एक्टिविस्ट हैं, यानी कि अधिकारों के लिए जो लड़ने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके जहन में बैठा हुआ है। ऐसा पहले राजपक्षे की सरकार में हो चुका है। अब देखिए, तमिल वोट की यदि बात की जाए तो सबसे बड़ा जो तमिल का है वो क्या है, तमिल नेशनल अलायंस है, लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है किसका, माइनॉरिटी के अंदर। और ये कहाँ पर, नॉर्थ में, और ख़ास करके नॉर्थ में भी और नॉर्थ ईस्ट में, इस क्षेत्र में ज़्यादा देखे जाते हैं। क्लियर, इनका दबदबा, तमिल भी ज़्यादा यहीं पे है। और जब आप दक्षिण की तरफ जाएंगे तो सिंगलीज जो हैं वो ज़्यादा है। क्लियर, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं माइनॉरिटी को, तमिलियन जो माइनॉरिटी हैं। और पार्लियामेंट में भाई इनको सीट भी मिला था, और ये चाहेंगे कि इनकी जो पोजीशन है वो बरकरार रहे। लेकिन लोगों का ये कहना है कि देखिए, आपने काम नहीं किया, पिछली बार भी हमने आपको जितवाया था, आपके MP को बनाया था, लेकिन इनके MP का, तमिल वाले जो पार्टी है, उनका ये कहना है कि देखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म नहीं हुई तो हमारे पास बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं है। और फिर उसके बाद सिंगला पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, जैसे गोटाबाया राजपक्षे या महिंदा राजपक्षे की बात की जाए, जो सिंगली हैं, वो लीडरशिप क्या कर रही है कि जो शक्ति है उस शक्ति का विकेंद्रीकरण करने को तैयार नहीं है, यानी कि वो निचले स्तर पे लोगों को दी जाए, रिप्रेजेंटेटिव को दी जाए, वो करने को तैयार नहीं है। तो इस कारण से हम बहुत ज़्यादा वो नहीं कर पाए हैं, एक विकास नहीं कर पाए। लेकिन आगे कोशिश हमारी जारी रहेगी, इसीलिए हमें जितवाए। तो इंतज़ार रहेगा कि ऊँट किस करवट बैठती है। लेकिन महिंदा राजपक्षे की जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। गोटाबाया राजपक्षे की जो पार्टी है उसके जीतने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, प्रबल है। बाकी का तो रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो ये आज का क्या था, द हिंदू की कंप्लीट एनालिसिस थी। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता हो तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, और देखें ज़रूर, और अंत तक देखें, आपसे ये अपेक्षा है। और अपना और अपनों का ख्याल रखिए कोविड-19 के इस परिस्थिति में, जो कि काफ़ी जानलेवा है। और बिना सैनिटाइज़र के और बिना मास्क के बाहर ना निकलें, और अपना पर्याप्त ख्याल रखें। धन्यवाद आप लोगों का मेरी कक्षा में बने रहने के लिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।